नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। सावधान, पूरे देश को सावधान रहने के लिए मैं कह रहा हूं। पूरे मुस्लिम समाज को मैं सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया और जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको सावधान रहने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम आदेश। ये फैसला नहीं है, फैसला इसके विपरीत भी आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया जानने लगी है, ये देश जानता है और ये दुनिया जानती है कि लोकतंत्र के चारों पाए यानी जुडिशरी, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया गोदी बन चुकी है और उसका असर हर जगह व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है, हर मामले में, हर जगह। तो इसमें कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी का तो जो फैसला है उसको अगर दो लाइन में कहा जाए, आपको फैसले के बारे में सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही होगी। क्या हुआ, क्या कहा, क्या आदेश हुआ, सब कुछ मेरे पीछे जो लोगों के जो सोशल मीडिया में हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनके जो विचार हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो सारे स्क्रीन पे आपको उनके टैम्पलेट्स मिल रहे होंगे, आ रहे होंगे। और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से कि बीजेपी को झटका लग गया, नरेंद्र मोदी को झटका लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, या इस तरह की बहुत सी बातें। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भी एक नए पैसे का भरोसा नहीं है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, सीधी बात। और जो आदेश है, अगर उसको समझने के लिए आप समझने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। केस जो भी उसके सामने आया, जो परिस्थितियां हैं, उसमें उसने आदेश नहीं दिया, कानून को निरस्त नहीं किया है। उसने क्या किया है, अगर देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में कहें तो भाई जैसे चलता था वैसे चलने दो, बस। इससे ज़्यादा और कुछ इस फैसले को नहीं कह सकते। दो तीन कुछ लोग आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते होंगे कि वक्फ बोर्ड में मोदी के इरादे, आरएसएस के इरादे थे कि अपने आदमियों को घुसाया जाए और अपने माफिक फैसले लिए जाएं। दूसरा, जमीनों को हड़प लिया जाए, कब्जे में कर लिया जाए और अडानी को दे दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी के सपने थे। आरएसएस के सपने थे कि अपने चड्ढी गैंग को हर जगह, एक सब बोर्डों में, हर जगह, मतलब वक्फ बोर्ड में अपने आदमी बिठाए जाए। आपको पता ही होगा कि बाथरूम साफ करने से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सब जगह आरएसएस चाहता है कि चड्ढी गैंग ही बैठे, कोई और नहीं। और बिठा भी रहे हैं धीरे धीरे, शिक्षा संस्थान हो, स्वास्थ्य संस्थान हो, जहां भी हो। आपको पता ही चल रहा होगा कि गोबर से लिपाई की जा रही है, एयर कंडीशन हटाए जा रहे हैं। ये मजाक देश का, समाज का और विज्ञान का और युग का, आधुनिकता का, सबका उड़ाया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। उसी तरह से ये भी, इसको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा पूरे देश को। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई शुरू हुई है। खास करके वक्फ बोर्ड की बात अगर करें तो ये नरेंद्र मोदी का इशारा भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अभी इंटरिम ऑर्डर दे दो कि जैसा है वैसे चलने दो। वक्फ बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं अभी रखा जाएगा, यानी अदर देन मुस्लिम्स जो रखने की बात थी वो नहीं किया जाएगा, या जमीनों पर जिसका कब्जा है वही रहेगा, दूसरे का कब्जा नहीं किया जाएगा, या डीएम साहब राजा साहब नहीं हो जाएंगे, यानी डीएम जो फैसला दे देगा, डीएम जो कब्जा कर लेगा, डीएम जो आदेश दे देगा, माने इन तीनों चीजों पर रोक लगा। यानी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जैसे पहले चल रहा था वक्फ बोर्ड वैसे चलने दिया जाए, तब तक जब तक आदेश ना आ जाए। और आदेश इसके विपरीत भी हो सकता है, यह मान के चलिए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे तो लड़ाई कहां है? लड़ाई यह है मेरे दोस्त कि आप किसी भी कीमत पे लड़ते रहिए, आंदोलन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, कुछ भी कीजिए, नरेंद्र मोदी को हटाने तक दम मत लीजिए, सांस मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर तो बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए। यह मेरा अपना अनुमान है, अनुभव है, रिसर्च है, सोच है, समझ है, और अब तक जो देख रहा हूं वो
चंद्रचूड़ को आपने देखा किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने फैसला दिया। बड़ी उम्मीद जगी पूरे देश में कि अब कुछ न कुछ बदलाव होके रहेगा। आते आते सब लिपापोती कर गए और अब उनके पापों के पिटारे खोले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसा आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड पर जो फैसला आया है वो जो संसद में जबरदस्ती धोखे से या यूं कह सकते हैं कि गलत तरीके से कानून पास करवा लिया गया, उसे कानून बना दिया गया वक्फ बोर्ड पर, वो निरस्त कर दिया है, नहीं, वो सेट असाइड कर दिया है, इंटरिम आदेश दिया है, स्टे लगा दिया है, ऐसा कह सकते हैं। जैसा पहले चल रहा था वैसा चलने दीजिए। देसी भाषा, शुद्ध भाषा का मतलब, कानूनी शब्द का मतलब बस इतना ही होता है। तो कल फैसला कुछ अलग हो सकता है। फैसला सीधे कानून के पक्ष में हो सकता है। फैसला सीधे मोदी और आरएसएस के मंसूबों के पक्ष में हो सकता है। आरएसएस का मंसूबा है, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर के जो बाथरूम साफ करने की अगर सरकारी नौकरी कहीं बची है, उन सब पे चड्ढी गैंग ही बैठे। ये आरएसएस का मंसूबा है। मोदी का मंसूबा है कि जहां भी जो भी 1 इंच जमीन दिखाई दे जाए उस पर अडानी के लिए मुहर लगनी चाहिए, यानी अडानी को मिलनी चाहिए, यानी अडानी का हो जाना चाहिए। तो दोनों अपने मंसूबों पर काम कर रहे हैं। दोनों अंदर से एक हैं, एक ही जगह से डालते हैं और एक ही जगह से निकालते भी हैं। यानी आप भरोसा नहीं कर सकते। और कम से कम मैंने कहा कि चारों गोदी बन चुका है लोकतंत्र के चारों पाए। ब्यूरोक्रेसी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसका ढोल आप बजा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, चाहे जो जिस तरह से खुश हो ले। लेकिन आरएसएस ना तो कभी अपने मंसूबों में फेल हुआ है, वो धीरे धीरे ही सही, पीछे धीरे 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 छुरी मारकर ही सही आपको मार ही डालता है। आरएसएस का यही कैडर है, चड्ढी गैंग का यही इतिहास है, पीछे से वार करना और वार करके खत्म कर देना। कर रहा है वो देश को खत्म। अब इस बात पे भी सावधानी की जरूरत है। जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, दो तरफ से भारत को खतरा बना ही रहेगा। एक आरएसएस का, दूसरा अडानी का, यानी मोदी यानी अडानी यानी अडानी यानी मोदी। अब मोदी छीनकर अडानी को देने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, उधर आरएसएस अपने आदमी बिठा करके जमीनें हड़प करके और फिर वही मोदी अडानी को ही देंगे, बस यही होगा। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और जो फैसला आया है वो बहुत साधारण सा फैसला है। भाई जैसे चलता था चलने दीजिए तब तक, जब तक कोई कानूनी रूप से कोई आदेश ना आ जाए, इस केस का फैसला ना आ जाए, तब तक के लिए स्टे है, तब तक के लिए ये इंटरिम ऑर्डर है। आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू। ज्यादातर केसों में आपने देखा होगा इंटरिम ऑर्डर बाद में, इंटरिम ऑर्डर कुछ और होता है, यानी स्टे कुछ और होता है। स्टे तो लगा दिया जाता है, लेकिन बाद में फैसला उसी पक्ष में चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। यहां भी ऐसा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब सब मिला करके मेरे दोस्त, खतरा सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, खतरा मीडिया से भी नहीं है जो गोदी बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट से यानी जुडिशरी से नहीं है जो गोदी जुडिशरी बन चुकी है, खतरा ब्यूरोक्रेसी से नहीं है, कार्यपालिका से नहीं है जो गोदी कार्यपालिका बन चुका है, खतरा न्यायपालिका से, विधायिका से भी नहीं है जो गोदी बन चुका है। सब अपनी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, उम्मीद छोड़ दीजिए कि सब कुछ सही होगा। कुछ भी सही होगा, कुछ भी सही नहीं होगा, सब कुछ गलत होगा आगे भी, अभी भी। इसलिए मैं कह रहा हूं सावधान। पूरे देश को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो नहीं है। ये एक बात को टालने की जरूरत तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त, आप समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी जमीन हड़पने का खेल, आरएसएस का अपने आदमियों को संतरी से मंतरी तक बिठाने का
खेल ये तो चलता ही रहेगा, धीरे धीरे जोर जोर चलेगा। लेकिन असल मंसूबा क्या था, आपको उसको समझना होगा। मंसूबा नरेंद्र मोदी का था हिंदू मुसलमान करना, वक्फ बिल को संसद में ला करके, या फिर बहस का मुद्दा बना करके, या देश भर में इस बात को फैला करके, प्रचार करके। नरेंद्र मोदी का मकसद, घातक मकसद जो था, जो सबसे ज्यादा घातक मकसद था, जो सबसे पहला मकसद था, वो था हिंदू मुसलमान करवाना, लोगों को बांटना, लोगों में जहर फैलाना, लोगों को आपस में लड़ाना, मुसलमानों को माने अब्दुल को टाइट करना, या ये मैसेज, ये टाइट करने वाला मैसेज लोगों में भेजना, लोगों को देना। आगे चुनाव आने वाला है, उसमें उसका फायदा उठाना। नरेंद्र मोदी का मकसद ये था, वो पूरा हो गया। तो ये नरेंद्र मोदी के मंसूबे से भी ये फैसला आया। हो सकता है ये इंट्रीम ऑर्डर यानी सेट असाइड, यानी स्टे जो लगा है कि भाई जैसे चलता है वैसे चलने दीजिए, ये नरेंद्र मोदी के अंदरूनी मिलीजुली भगत से भी ये फैसला सामने आपके हो सकता है, आया हो सकता है। इसको भी मानकर चलिए, क्योंकि जो मेन मकसद था जहर फैलाने का, चुनाव में मुद्दा बनाने का, चुनाव में उसे हासिल कर उसका फायदा उठाने का, या विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही साबित करने का, गद्दार साबित करने की कोशिश कर ही रहे हैं। आप देख रहे हो सबके बोर्ड पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं। जो वक्फ बिल के पक्ष में बोल रहा है वो सबके सब गद्दार है, इंक्लूडिंग मैं भी। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि एक साजिश भी हो सकती है, यह मोदी की चाल भी हो सकती है, क्योंकि असली मकसद तो उनका पूरा हो गया, चुनाव में मुद्दा बनाना हिंदू मुसलमान, चुनाव में विपक्षी पार्टियों को विलन बनाना, यह उनका मकसद पूरा हो गया। अब रह गया कि जमीन पर कब्जा करना, यानी वक्फ बोर्ड की सारी जमीनों पर कब्जा करना, उसे अडानी को देना। तो वो 4-6 महीने बाद भी हो सकता है, थोड़े दिन बाद भी हो सकता है। अभी इंटरिम ऑर्डर वक्फ के पक्ष में आया है, बाद में फैसला वक्फ के विरोध में आएगा कि नहीं होना ही चाहिए, और होगा ही। वही कानून जो बना है संसद में वही लागू होगा। यह हो सकता है। समझिए, ध्यान से समझिए, समझने की ही जरूरत है, सावधान रहने की ही जरूरत है। साजिश करने वाले आदमी, झूठ बोलने वाले आदमी, मक्कारी करने वाले आदमी, धोखा देने वाले आदमी, और वो जब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, उससे तो फिर सावधान, तो बहुत बड़े सावधानी की जरूरत पड़ेगी। आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई, ये तो तात्कालिक हल है या जो भी है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप खुश होते हैं तो हो लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी हट नहीं जाते, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, जब तक नरेंद्र मोदी काबिज हैं, तब तक अडानी वाद का अंत नहीं हो सकता। यानी सब कुछ अडानी देने की प्रक्रिया नहीं रुक सकती। यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो निगाह नरेंद्र मोदी की पड़ चुकी है, वो नरेंद्र मोदी छीनकर अडानी को देकर ही मानेंगे। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे तो आप लिख के ले लो, आप जो चाहे जैसे चाहे गारंटी ले लो। तो कहने का मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ मेरे दोस्तों। कहने का मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है अच्छा इस देश में। अच्छा तो तब होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी से हट जाएंगे। अडानी को छीनकर लोगों की जमीन, 1-1 इंच जमीन, हमारी आपकी जमीन, सब कुछ छीनकर अडानी या गुजराती माफियाओं को देने की प्रक्रिया जब तक नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री हटेंगे, नरेंद्र मोदी हटेंगे, तभी आप शांति से जी सकते हैं, खा सकते हैं आपके हाथों से। ये 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए खड़े हैं, उनके लिए कह रहा हूं, आप तब तक खड़े रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। माने जो हालात देश के हैं, महंगाई से कमर टूटती रहेगी, रुपए का अवमूल्यन होता रहेगा, कर्जा लेकर नरेंद्र मोदी घी पीते रहेंगे, किसानों को आत्महत्या करते रहना पड़ेगा, किसान यूं ही परेशान रहेंगे, उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा।
किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी छिनती चली जाएगी, उत्पादन घटता ही जाएगा, रुपया गिरता ही जाएगा। जो विपत्ति, जो आफत, जो विपत्ति, जो सब कुछ जो हो रहा है वो नहीं रुकेगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री यहां से खाली है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है जिससे देश को वो कुछ दे सकें, देश के आम आदमी के किसी भी समस्या का हल कर सकें। कोई नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे समूह हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे जो भी हो, समस्या लेकर आएगा तो उसे समस्या को नहीं, उस आदमी को, उस संस्था को, उस व्यक्ति को, उस कंपनी को खत्म ही कर डालेंगे या तोड़ मरोड़ कर अडानी की जेब में डाल देंगे। तो खतरा किसी कानून से, किसी से नहीं है, सभी चीज से निपटा जा सकता है। खतरा सबसे बड़ा देश के लिए तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, और इस खतरे से बचने के लिए एक ही समाधान है, एक ही उपाय है नरेंद्र मोदी का, जाना। तो जब तक नरेंद्र मोदी चले नहीं जाते तब तक खुशी मत मनाइए, इसको भी साजिश का हिस्सा मानिए जो आपके सामने आया है। और आज नहीं तो कल जब फैसला आएगा, मेरे इस वीडियो को देख करके मुझे याद जरूर कर लीजिएगा। मुझे हर जगह नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी अगर हंसते हैं तो उसमें भी मुझे साजिश नजर आती है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो झूठ का बारूद उगलते हैं। नरेंद्र मोदी जहर फैलाते हैं, उनके पास, उनके अंदर जहर के अलावा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, जो आदमी खुद 35 और 40 दोनों के बीच में लटका दिया, यानी 35 या 40 साल तक भीख मांग के खाया है, वो इस देश के बच्चे को भिखारी बनाने तक चुप नहीं बैठेगा। ये बात मेरी समझ में आ जाए